हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो फेर्मी थ्योरी है बीटा डीके की, ये हमें क्या बताती है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आपको बताने जा रहा हूँ जो सीएसआर नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। और इसके अलावा जो फेमिन डायग्राम है बीटा डीके प्रोसेस का, वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम फेर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके से। ये जो फेर्मी थ्योरी है ना बीटा डीके की, ये 1934 में आई थी। इससे पहले 1931 में जो पोली हैं उन साइंटिस्ट ने क्या किया था कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो है, इसके बारे में उन्होंने प्रपोज कर दिया था। ठीक है, थ्योरेटिकली उन्होंने बता दिया था कि ये हमारे पास दो पार्टिकल्स जो हैं वो कंजर्वेशन, जो हमारे पास में कंजर्वेशन लॉज हैं, उनको वैलिडेट करवाने के लिए अज्यूम किए गए हैं। तो फर्दर जब रिसर्च चल रही थी तो 1934 में जो फेर्मी है, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो भी हम मान के चल रहे हैं बीटा डीके प्रोसेस में पार्टिकल्स को, चाहे फिर वो न्यूट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है ना, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, वो सभी वीक इंटरेक्शन करने लग रहे हैं। ठीक है, सभी के बीच क्या है, वीक इंटरेक्शंस हैं। तो फिर उसने ये सोचा कि ये जो बीटा डीके हो रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ, ये क्यों हो रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ वीक इंटरेक्शंस, यानी वीक इंटरेक्शंस होने के कारण यहाँ पर ये हमारे पास बीटा डीके में जो पार्टिकल्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो अब उसने क्या किया कि अगर वीक इंटरेक्शंस होंगी तो ऐसे केस में जो पर्टर्बेशन थ्योरी है वो वैलिडेट हो जाती है। ओके, तो शॉर्ट रेंज वीक इंटरेक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर थोड़ा वीक डीके के बारे में पता चलता है साइंटिस्ट को। वीक डीके के बारे में जब आगे पता लगाया गया तो पैरिटी वायलेशन के बारे में पता लगाया गया कि वीक डीके में पैरिटी वायलेट करती है। नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखने वाले हम, कैसे पता लगाया इस चीज को। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि वीक इंटरेक्शंस बीटा डीके में होती हैं, और क्योंकि वीक इंटरेक्शंस हैं तो पर्टर्बेशन थ्योरी यहाँ पर वैलिडेट है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स की पर्टर्बेशन थ्योरी में आप लोगों ने अगर स्टडी किया हो, एक रूल आता है विच इज कॉल्ड फेर्मी गोल्डन रूल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फेर्मी गोल्डन रूल। ठीक है, इसी का ही दिया हुआ है फेर्मी गोल्डन रूल, जो हमें क्या बताता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, जो भी हमारे पास ट्रांजिशन हो रहे हैं ना डिफरेंट, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी उसके बारे में ये बताएगा। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी विच इज डिनोटेड बाय PFI, ठीक है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ, ये देखो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग ट्रांजिशन की बात करेंगे। ठीक है, फाइनल टू इनिशियल, इसलिए हम लोग जब आगे डिस्कस कर रहे हैं तो सिलेक्शन रूल्स की भी बात कर रहे होंगे। सिलेक्शन रूल्स का मतलब ये हो गया कि कौन से जो बीटा डीके प्रोसेस हैं वो अलाउड हैं कि नॉट अलाउड हैं, यानी फॉरबिडन है, तो उसके जिक्र हम करेंगे बाद में। ठीक है, डिपेंडिंग कि ये जो वैल्यू है वो एनर्जी डिपेंडेंट फंक्शन आता है या एनर्जी इंडिपेंडेंट फंक्शन आता है। एनर्जी इंडिपेंडेंट होगा तो वो अलाउड ट्रांजिशन कहलाएगा, अगर एनर्जी डिपेंडेंट होगा इसका एक्सप्रेशन, सो दैट वाज कॉल्ड दी, हमारे पास में फॉरबिडन हमारे पास हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू फेर्मी गोल्डन रूल में दी गई है, एंड दैट वैल्यू शुड बी, ये वैल्यू जो होती है, दिस इज गिवन टू यू 2 पाई बाय h कट, ओके, MFI स्क्वायर रो f। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। देखो ये 2 पाई बाय h कट तो कांस्टेंट है, ये जो MFI है दिस डिनोट्स द मैट्रिक्स एलिमेंट, जो कि आप इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के बीच आप निकाल रहे होंगे पर्टर्बेशन थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए। सो H डैश मान के चलता हूं कि हमारे पास ये पर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, तो यहां पर आपने ऑपरेट करवाया FI। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, वो मैट्रिक्स के जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो यहां पर रखे गए हैं, उनका डिटर्मिनेंट लिया गया है और फिर उसके बाद उसका स्क्वायर किया गया है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू फेर्मी गोल्डन रूल डिपेंड कर रहा है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ द फाइनल्स। जो डेंसिटी ऑफ जो स्टेट्स हैं हमारे पास, या डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट भी आप कह सकते हैं कि जो फाइनल स्टेट है उसमें डेंसिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या है उस बात पर निर्भर करने लग रहा है। ओके, और इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको कैलकुलेट आप कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि आप ये पता कीजिए कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल हैं इन सम रेंज, चाहे वो एनर्जी रेंज हो चाहे फिर वो मोमेंटम रेंज हो। और इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो फेज स्पेस है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने फेज स्पेस पढ़ा है और वहां पर टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स अगर आपने निकाली हैं इन द मोमेंटम रेंज P2P + dP, तो आपको ये फॉर्मूला जरूर याद रहा होगा, दैट V अपॉन में h³ इंटू 4 पाई P² dP, ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, ये जो V है ये वॉल्यूम है किसका, कोऑर्डिनेट स्पेस का, जबकि ये 4 पाई P² dP जो है ये हमारे पास में वॉल्यूम है किसका, मोमेंटम स्पेस का। ठीक है, और मोमेंटम स्पेस में हम लोग स्फेयर अज्यूम करते हैं। स्फेयर का जो रेडियस है वो P
होगा और P प्लस dP, मतलब शेल हम लोग अज्यूम करते हैं। शेल का जो इस प्रकार से शेल आप अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। शेल की जो थिकनेस है उसको आप dP अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इसका रेडियस आप लोग P अज्यूम कर लीजिए, ओके। तो जो नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स हैं वो इनके बीच में यहाँ पर लाई करती हैं इस रेंज के अंदर। और जब आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपको इसका लिखना पड़ेगा एरिया इंटू थिकनेस, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दिस शेल इज नथिंग बट द एरिया मल्टीप्लाई द थिकनेस, और 1/h³ फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये आया थोड़ा फेस स्पेस से, 6 डायमेंशन स्पेस होता है ये। तो आपने इसको कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रो एफ। सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द फाइनल स्टेट्स, जो बता रहा हूं मैं आपको बीटा पार्टिकल्स के केस में। तो ये होता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का वैल्यू, ठीक है। अब अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं या फिर नंबर ऑफ जो हमारे पास में न्यूट्रिनो है, ये कितने इमिट हो रहे हैं, ओके। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो इमिट होंगे तो कुछ ना कुछ स्टेट्स वो अवेलेबल वाली ऑक्यूपाई करेंगे ना। तो जब वो स्टेट्स अवेलेबल जो ऑक्यूपाई कर रहे होंगे उनकी रेंज अगर मैं P टू P प्लस dP मान लूँ, मोमेंटम रेंज P से P प्लस dP मान लें, तो इसमें जो हमारे पास में dn बीटा और dn न्यू, व्हाट आर दीज डिनोट्स? दीज डिनोट्स की प्रोबेबिलिटी कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये इस एनर्जी रेंज, सॉरी इस मोमेंटम रेंज की जो स्टेट्स आएंगे ना उनको वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, आफ्टर द एमिशन। सो वी से दैट dn बीटा डिनोट्स द नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स फॉर द बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, whose momentum range will be P to P plus dP, and the same case for the न्यूट्रिनो के लिए भी सेम केस रहेगा हमारे लिए, ओके। अच्छा, आप यहाँ बीटा पॉजिटिव और एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो ऐसा अज्यूम कर सकते हैं अलग अलग, बट मैं एक को बीटा पार्टिकल दूसरे को न्यूट्रिनो अज्यूम कर रहा हूँ जस्ट फॉर अवर सिंप्लिसिटी, ठीक है। तो डिवाइड नहीं कर रहे हैं यहाँ बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव में। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये वैल्यू इस प्रकार से निकलेगी, देखो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आप निकालेंगे तो V डिवाइड बाई h³ और ये हो जाएगा 4 पाई P बीटा स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dP बीटा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा V बाई h³ एंड 4 पाई P न्यू स्क्वायर एंड dP न्यू। और आपको पता है कि जो डिके हो रहा है बीटा डिके, इसमें दोनों के दोनों हमारे पास इमिट हो रहे हैं ना साइमल्टेनियसली, और वो भी क्योंकि साइमल्टेनियसली ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो डिके हो रहे हैं, इसलिए जो नेट प्रोबेबिलिटी होगी दैट नेट प्रोबेबिलिटी शुड बी मल्टीपल ऑफ दीज टू, है ना, इंडिपेंडेंट है ना आपस के अंदर। तो क्या होगा कि इंडिपेंडेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला आप लोग रूल लगाते हैं, दैट मीन्स टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी P इज इक्वल टू P1 P2, है ना, इस प्रकार से लगाते हैं ना साइमल्टेनियस के अंदर। तो ये वैल्यू ही आपने यहाँ पर रखनी है। सो वी गेटिंग dn बीटा dn न्यू, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखना चाहता हूँ कितने के बराबर है। सो P बीटा स्क्वायर P न्यू स्क्वायर एंड dP बीटा एंड dP न्यू। देखो ये जो एक्सप्रेशन है ना वो हर कोई नहीं करवाएगा आप लोगों को, क्योंकि ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो सामने आने वाला है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। ये दिस डिनोट्स द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस एमिशन ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द बीटा डिके, ओके। और ये वैल्यू आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से आप क्या पता लगा सकते हैं कि जो हम लोगों ने एनर्जी स्पेक्ट्रम पढ़ा था बीटा डिके का, उसमें आप दो चीज़ें पता लगा सकते हैं। एक कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या जो भी बीटा पार्टिकल्स रहेंगे उन सब की मीन एनर्जी कितने के बराबर है वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी बात कि जहां पर मुझे पीक नजर आ रही है, पीक मतलब जहां पर मुझे इंटेंसिटी सबसे अधिक मिलेगी, तो वो कितनी एनर्जी पर, मतलब वो जो हमारे पास में इंटेंसिटी मिल रही है उस टाइम पर जो बीटा पार्टिकल्स की एनर्जी है वो कितनी रही होगी, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, इसको पहले आपने मोमेंटम को एनर्जी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और फिर आप क्या करेंगे कि उस एनर्जी को मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम करने का मतलब क्या हुआ कि उसका डिफरेंशिएशन करके 0 के बराबर आप पुट कर दें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा किस एनर्जी के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें ये जो पीक है वो सबसे इंटेंस नजर आती है, ठीक है, ऑफ दिस कंटिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो एक काम करते हैं, यहां से देखो ये जो P बीटा स्क्वायर है ये कितने के बराबर होगा, 2m E बीटा, इतने के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m E। और यहां से जो आप dP बीटा निकालेंगे ये आप कैसे निकाल सकते हैं, ये आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा। जब आप मोमेंटम रेंज कैलकुलेट कर लेते हैं तो एनर्जी रेंज निकालना बहुत आसान है यूजिंग द रिलेशन P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m। देखो जैसे P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m है ना। सो आई एम गेटिंग 2P dP, दिस इज इक्वल टू 2m और dE, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। तो मैं एक्चुअल में कांस्टेंट टर्म्स देखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि डिपेंडेंसी किस प्रकार से है, ओके। तो मैं कह सकते हैं कि P dP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dE और इसे दैट dP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हो जाएगा dE डिवाइड बाय P, ठीक है, यानी कि dE
डिवाइड बाय √2m/e। ठीक है, अच्छा अब देखें यहां से कि p स्क्वायर, अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें p स्क्वायर dp, देन दिस शुड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब ये एनर्जी है ना, p स्क्वायर जो है वो एनर्जी e पर फंक्शन पर डिपेंडेंसी इस प्रकार से, और ये किस प्रकार से है 1/√e एंड देन dE। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √e एंड dE। तो बस यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो आप लिख रहे हैं ना, इस कंप्लीट को यानी कि p बीटा स्क्वायर और dp को आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस शुड बी कंबाइनली रिटन एज √e बीटा एंड dE बीटा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो ये आप लोगों का एनर्जी रेंज में कैलकुलेट हो जाएगा। मोमेंटम रेंज में तो ऐसे कैलकुलेट कर लिया, और फिर उसका एनर्जी रेंज में आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे। फिर बच गया ये p न्यू और ये dp न्यू, इसको आप लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी। तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखो हम जानते हैं कि जो न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है ना, तो इनका रेस्ट मास कितना है, 0 के इक्वल है। तो क्योंकि इनका रेस्ट मास 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला वैलिडेट रहना चाहिए, p न्यू इज इक्वल टू, ठीक है, p न्यू इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा e न्यू डिवाइड बाय c, है ना। जिसका भी रेस्ट मास 0 होता है, जैसे फोटोन है, तो उसके लिए भी आप ऐसा लिख सकते हैं e इज इक्वल टू pc। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया फॉर्मूला, ओके, बिकॉज रेस्ट मास विल बी 0। तो कहां से आया एक्सप्रेशन, दिस कम्स आउट फ्रॉम दी e इज इक्वल टू अंडर रूट में p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में m नोड स्क्वायर एंड c टू द पावर 4। यहां से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है, बिकॉज रेस्ट मास 0 है, तो e इज इक्वल टू pc, सो p इज इक्वल टू e बाय c। नाउ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दीज न्यूट्रॉन्स, जो हमारे पास में न्यूट्रिनोज जो हमारे पास में इमिट हो रहे हैं इस बीटा डी के प्रोसेस में, ये आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो बीटा ट्रांजिशन हो रहा है उसमें मैक्सिमम एनर्जी को हम ई मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी अगर हम ई बीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो मुझे ये तो पता है कि ये ई मैक्स का वैल्यू इस न्यूट्रिनो और इस बीटा पार्टिकल में ही कहीं ना कहीं होगा। इन दोनों में ही हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अभी पढ़ा था हमने कंटिन्यूस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, बीटा पार्टिकल्स के, कि जो भी हमारे पास में मैक्सिमम एनर्जी होती है ड्यूरिंग द बीटा ट्रांजिशन, दैट वुड बी शेयर्ड बिटवीन द बीटा पार्टिकल एंड द न्यूट्रिनो। ठीक है, दोनों के बीच क्या हो जाती है, इक्वल नहीं होती है, मतलब शेयर हो जाती है दोनों के बीच में। ठीक है, तो अगर ये शेयर हो जाएगी तो दिस इंप्लाइज दैट हम ऐसा कह सकते हैं कि ई न्यू का वैल्यू होना चाहिए ई मैक्स एंड माइनस ई बीटा, ये हमारे पास होना चाहिए। और इसका वैल्यू अगर हम लोग यहां रखेंगे और पी न्यू स्क्वायर यहां पर अगर हम रखेंगे, सो आई एम गेटिंग दिस वैल्यू। अच्छा, यहां से काम और करते हैं, पी न्यू का वैल्यू हमारे पास आ जाता है ई मैक्स माइनस ई बीटा एंड डिवाइड बाय हो जाएगा सी। ओके, और यहां से आप लिख सकते हैं, देखो डी पी न्यू का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो डी पी न्यू का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, ठीक है, डी ई बीटा माइनस साइन के साथ एंड डिवाइड बाय सी, ये हमारे पास हो गया। ई मैक्स तो कांस्टेंट है ना, एंड पॉइंट एनर्जी तो कांस्टेंट है, बाकी वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है। तो एनर्जी जो बीटा पार्टिकल है वही वेरिएशन उसके अंदर है, इसलिए इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा एंड माइनस ऑफ डी ई बीटा बाय सी हो जाएगा। अब ये जो वैल्यूज है ना पी न्यू और डी पी न्यू, ये आप यहां पर रखेंगे। देखो पी न्यू स्क्वायर है यहां पर और यहां पर क्या है, डी पी न्यू है। ओके, तो देखो यहां से हमारे पास आएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा। इसको हम एक काम करते हैं, एनर्जी रेंज में आप लोगों ने निकाल लिया ना, सो एनर्जी रेंज में निकालने के बाद नंबर ऑफ अवेलेबल स्टेट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास इन द एनर्जी रेंज ई टू ई प्लस डी ई कैलकुलेट हो जाएगा। तो उसकी डिपेंडेंसी किस प्रकार से आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट ई बीटा, तो यहाँ पर लिखते हैं अंडर रूट ई बीटा, और क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका स्क्वायर होगा, सो आई एम गेटिंग ई मैक्स माइनस ई बीटा इसका होल स्क्वायर एंड देन डी ई बीटा। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर भी बीटा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में ये डिपेंडेंसी आती है। ये डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, देखो, ठीक है। अब पीछे का समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अगर आप इस एक्सप्रेशन पर डिराइव होकर के सामने आए हैं, अब इस एक्सप्रेशन से आप लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं कि जो बीटा स्पेक्ट्रम की एनर्जी है, बीटा स्पेक्ट्रम का जो कर्व आ रहा था उसमें आप लोग जो मीन एनर्जी होगी बीटा पार्टिकल्स की, वो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपका काम रहेगा। देखो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, यूजिंग दिस रिलेशन दैट एवरेज एनर्जी वुड बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर के ई मैक्स, क्योंकि कंटिन्यूस एनर्जी है तो आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है, समेशन कोई नहीं करेगा यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन 0 से ई मैक्स एंड देन एन ऑफ ई डी ई डिवाइड बाय 0 टू ई मैक्स एंड एन ऑफ ई डी ई, ये हमारे पास होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, एन ऑफ ई डी ई का वैल्यू यहाँ से यहाँ रखना है, इंटीग्रेट करना है एंड सोल्व दिस, ठीक है। तो ये आप एज ए होमवर्क ले लीजिए। और जो वैल्यू हमारे सामने आती है वो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, दिस वैल्यू विल बी ई मैक्स डिवाइड बाय 3,
ई मैक्स डिवाइड बाय 3 हमारे पास आएगा, कंफर्म दिस। ओके, अच्छा ये तो हो गया पहला कैलकुलेशन जिसमें हम लोगों ने मीन एनर्जी निकाल लिया उन सभी बीटा पार्टिकल्स का जिनके लिए मुझे कंटिन्यूस कर्व मिल रहा है। ओके, दूसरी बात कि अगर आप इसका डेरिवेटिव ले लें, इसका डेरिवेटिव लेने का मतलब ये है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ये है ना, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, दिस कंप्लीट डी अंडर रूट डी ई बीटा, वेरिएशन तो ई बीटा में है ना, ई मैक्स में थोड़ी ना है, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट ई बीटा एंड देन ई मैक्स माइनस ई बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लेकर के इसको 0 के वैल्यू के बराबर पुट करते हैं तो जो भी ई बीटा का वैल्यू आता है दैट ई बीटा वैल्यू विल बी ई मैक्स डिवाइड बाय 5। आप करके भी देख लीजिएगा, चाहिए दोनों मैथमेटिक्स है दरअसल, आप ये भी करके देखिएगा ई मैक्स बाय 3 आएगा और ये भी आप करेंगे तो ई मैक्स बाय 5 आएगा। दोनों वैल्यूज आपको याद रहना चाहिए। ये कौन सी वैल्यू है? ये बीटा पार्टिकल की वो एनर्जी है जहां पर हमें इंटेंसिटी पीक जो है वो सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था उसका जो पीक सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, वो पॉइंट जब हमारे पास है उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग बीटा पार्टिकल की क्या एनर्जी है, दैट वुड बी ई मैक्स बाय 5, क्योंकि मैंने मैक्सिमा की कंडीशन लगा करके ही फाइंड आउट किया है उसको, ठीक है। सो दिस इज द फेर्मी थ्योरी, दिस इज द फेर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। अब क्योंकि वीक इंटरेक्शन हो रही है यहाँ पर, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि फेमन डायग्राम आप लोग बना सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंगली, ठीक है। तो फेमन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ फेमन डायग्राम कैसे बनेगा इसके अंदर। जैसे कि इस केस में जो बीटा डीके है कोई भी आप अज्यूम कर लीजिए, ओके। जैसे बीटा नेगेटिव डीके मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर योर सिंप्लिसिटी। बीटा नेगेटिव का मैं बना देता हूँ, बीटा पॉजिटिव का आप खुद से बना के देखिएगा, ओके। देखिए बीटा नेगेटिव में क्या होता है कि न्यूट्रॉन गोज टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड देन यहां पर हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो देखो ये जितने भी हैं हमारे पास, है ना, ये चारों के चारों पार्टिकल्स, ये चारों के चारों क्या है, फेर्मियंस हैं। और ध्यान रखना फेमन डायग्राम में फेर्मियंस को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है जो कि वीक इंटरेक्शन है, इसलिए वीक इंटरेक्शन को हमेशा डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वीक है ना, इसलिए डैश्ड लाइन से, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, डैश लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो देखो न्यूट्रॉन इनकमिंग है, मतलब ये इनकमिंग है ना, इंसिडेंट हुआ है। प्रोटॉन क्या है, आउट है। ये एक्चुअल में सभी आउट हैं ना, ये सभी आउट है, ओके। तो अब क्या होगा कि जो एरो है ना उसको आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो न्यूट्रॉन कमिंग इन, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्रोटॉन कमिंग आउट। सो न्यूट्रॉन कमिंग इन एंड प्रोटॉन कमिंग आउट, देयर इज वीक इंटरेक्शन बिटवीन दीज फोर। सो दैट्स वाई एक तरफ आप देखेंगे इस इलेक्ट्रॉन को जो कि क्या हो रहा है, कमिंग आउट, तो कमिंग आउट इस प्रकार से आउट, ओके। और जो हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो है दैट इज आल्सो आउट, तो यहां पर हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो दैट इज आल्सो आउट। बट यहां पर एक चीज का गड़बड़ हो गया, क्या कि ये जो एंटी न्यूट्रिनो है ये एक्चुअल में एंटी पार्टिकल है, ये एंटी मैटर है एक्चुअल में। और जितने भी एंटी मैटर होते हैं उसमें आप एरो को, जो एरो आता है ना, जो भी एरो आएगा हमारे सामने, जैसे आउट है ना तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो उस एरो को आपने रिवर्स कर देना है बस। तो इस एरो को हम लोग रिवर्स कर देंगे, इस एरो को हम लोग रिवर्स कर देंगे एंड इट इज मीडिएटेड, मतलब जो इंटरेक्शन हो रहे हैं इन चारों के बीच में, दैट वाज द डब्ल्यू पार्टिकल्स जो है ना, ये हमारे पास एक्सचेंज पार्टिकल्स होंगे वीक इंटरेक्शन में, ओके। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर डब्ल्यू नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं। डब्ल्यू जेड बोसॉन्स आपने पढ़े होंगे, डब्ल्यू जेड बोसॉन्स जो है वो हमारे पास मीडिएटेड पार्टिकल्स होते हैं इन केस ऑफ वीक डीके, ओके। तो डब्ल्यू नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ नजर आएंगे, अगर यहाँ पॉजिट्रॉन होता तो फिर नजर आता मुझे डब्ल्यू प्लस, ओके। और ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, दीज टू पॉइंट्स आर कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है, जहां पर आप लोगों के जो एक से अधिक पार्टिकल्स आकर के एक साथ मिलते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सो दिस इज द फेर्मी थ्योरी के अंदर ही हमने स्टडी कर लिया इस फेमन डायग्राम को भी। आप एक काम ये कर सकते हैं कि जो बीटा पॉजिटिव डीके होगा उसके लिए आप खुद से बना करके देख लीजिएगा कैसे नजर आना चाहिए आपको, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रोटॉन कमिंग इन, न्यूट्रॉन कमिंग आउट, डब्ल्यू नेगेटिव बिकम्स डब्ल्यू पॉजिटिव, देन पॉजिट्रॉन कमिंग आउट एंड न्यूट्रिनो गोज आउट, ओके। तो यहां पर जो पॉजिट्रॉन आएगा दैट इज द एंटी पार्टिकल। सो क्योंकि ये हमारे पास एंटी मैटर एंटी पार्टिकल है तो इसका एरो आप उसके अपोजिट शो कर देंगे, बस इतना आप लोगों ने करना है, फेमन डायग्राम आपका शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा फेर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में
नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे किस प्रकार से बीटा डीके में पैरिटी का वायलेशन होता है।